हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पॉलिटी के अंदर एक नया टॉपिक कोर्ट और कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेके आ रहे हैं। इस पर हम लोग गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले पूर्व की परिपाटी को दोहराते हुए मैं आपके बीच में सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिखाना चाहूँगा कि इंट्रो क्या है हमारा, हम क्या बात करने जा रहे हैं आपसे। तो आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये लिखा है। फिर इसके बाद ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। क्लियर? आप कहना चाहें तो दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। और इसके बाद आप पढ़ेंगे ग्राम न्यायालय, कंज्यूमर कोर्ट, लोक अदालत। क्लियर? लेकिन आइए थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो कुछ आप देख रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा नहीं है। हमारे देश में यह यूरोपियन मॉडल है और इसका पहला प्रयोग 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तब से यह शुरू होता है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ कहने का मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ एक अवधारणा ये थी कि हम अपने विवादों का समाधान अपने गांव में ही, अपने स्थानीय स्तर पर ही कर लिया करते थे और उसका आधार हमारा हुआ करता था हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा इथिक्स, हमारा वर्च्यू, हमारा मोरल्स। ठीक है ना? तो लेकिन और वो समस्याएं वहीं समाधान हो जाती थी, न्याय बिकता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ यूरोपियन मॉडल की न्यायपालिका आई तो आप याद रखिएगा वकीलों की चोचलेबाजी हो गई। एक देसी समस्या को विदेशी चश्मे से उसका समाधान खोजा जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि भारतीय न्यायपालिका में शायद ही किसी को न्याय मिल पाता हो जीवित अवस्था में। और आप जानते हैं ना कि न्याय में देरी खुद में एक बड़ा अन्याय है। क्लियर? तो आप जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय गांधी जी का सपना था कि द्वार पर न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, न्याय तो लोगों के द्वार पर भी मिलना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हमारी मॉडर्न कोर्ट्स हैं इसमें इसका आधार क्या है? एविडेंस या साक्ष्य। और एविडेंस या साक्ष्य को आधार बनाने के कारण यहाँ न्यायपालिका, जहाँ कहा जाता है कि जहाँ धर्म है वहीं न्याय है, लेकिन याद रखिएगा एविडेंस को आधार बनाने के कारण एविडेंस दे कौन पाता है? जो सक्षम है। ठीक है, सक्षम सत्य को असत्य में बदलने में माहिर होता है। और यही कारण है कि भारतीय न्यायपालिका में कभी भी, ठीक है, कमजोरों को न्याय नहीं मिल पाया। और इन्हीं कमजोरों को न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, ये नीचे जो आप लिखे हैं, ठीक है, उसी का प्रावधान किया गया है। तो हमने
आपका एक मेंटल आउटलुक निर्मित किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहले ही पॉइंट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 6 में है, 6 में, और आर्टिकल है 233 प्लस 4 जोड़ दीजिए इक्वल टू होगा 237। मतलब इन्हीं 4 आर्टिकल में यह सबऑर्डिनेट कोर्ट की पूरी व्याख्या दी गई है। क्लियर? अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसमें एक बात आपको याद रखना है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट कैसे बनती है। तो आप याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट 3 लेयर की है, ठीक है, 3 टीयर्स कह सकते हैं आप, 3 स्तरीय कह सकते हैं आप। आइए जरा हम उसे एक चार्ट में देखते हैं, ठीक है, और तब हम यहाँ पर बैक हो जाएंगे और आपको बताएंगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है, क्या अलगाव है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। पहली चीज तो आप ये देख लीजिए, यहां कह रहा है कि 3 प्रकार के सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या लोअर कोर्ट होते हैं, और ये 3 प्रकार कौन है? एक तो सिविल कोर्ट हो गया, दूसरा क्रिमिनल कोर्ट्स हो गया, और तीसरा रेवेन्यू कोर्ट हो गया। क्लियर? फिर से आप देखिए, कह रहा है कि सबऑर्डिनेट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स। ठीक है, अनेक प्रकार की सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट होती हैं, जिसमें से 3 आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आइए चार्ट देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये बहुत हद तक आपको बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। देखिए, कह रहा है कि द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। क्लियर? तो कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट और लोअर कोर्ट, एक एरो यह है, एक एरो यह है, एक एरो यह है। इन 3 एरो के माध्यम से बताया गया है कि 3 प्रकार की होती है। एक होता है सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट में क्या आता है? तो आप कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज आते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज भी कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके बाद सब जज आते हैं और ये फैमिली कोर्ट को देखते हैं। इसके बाद मुंसिफ आता है। इसके बाद कह रहा है स्मॉल कॉज कोर्ट आती है। ठीक है, लघु कारण न्यायालय। फिर कह रहा है क्रिमिनल कोर्ट होती है। क्रिमिनल कोर्ट में सेशन जज होते हैं, इसी को डिस्ट्रिक्ट जज भी कह सकते हैं आप। ठीक, फिर कह रहा है कि इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नीचे 3 मजिस्ट्रेट और आते हैं, जिन्हें प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कहा जाता है, दूसरे श्रेणी का मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और तीसरे श्रेणी का मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये आप फॉलो कर गए। फिर कह रहा है कि तीसरा, ये जो तीसरा है, ये है रेवेन्यू। ठीक है, लैंड टैक्स से संबंधित मैटर है। अब बात आती है कि सर एक तरफ तो आप सिविल कोर्ट लिखे हो और दूसरा वो भी दीवानी कोर्ट है, फिर यहाँ रेवेन्यू है। तो आप याद रखिएगा, यह लैंड संबंधी, जो लगान संबंधी, पोजीशन संबंधी जो विवाद आते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर हाँ, तो ये तो इसमें लैंड संबंधी आते हैं, तो सिविल कोर्ट में क्या आता है? जैसे आपने कोई एग्रीमेंट किया है, बॉन्ड किया है, बीच किया है, ठीक है, ये सारे मुकदमे सिविल कोर्ट में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अधीन रेवेन्यू में आता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है, कमिश्नर का न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, एडीएम्स होते हैं, एसडीएम होते हैं,
फिर एडीएम यहाँ आप लिख सकते थे, फिर उसके नीचे एसडीएम की कोर्ट होती है, फिर इसके नीचे तहसीलदार की कोर्ट होती है, फिर ये नायब तहसीलदार की कोर्ट होती है। ठीक है ना। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो दोनों है ना, ये दोनों सदैव निगरानी में रहते हैं किसके? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट। मतलब ये हाई कोर्ट के निरीक्षण में या उनके सुपरविजन में काम करते हैं। लेकिन ये जो है नहीं होता, ये हाई कोर्ट के अधीन नहीं होता। ये किसके अधीन होता है? आप कहेंगे कि सर यह एग्जीक्यूटिव के अधीन होता है। ठीक है, क्लियर? कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं ये सभी। ठीक है, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट के अधीन नहीं होते। हाई कोर्ट के अधीन बस ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के यही दो कोर्ट होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बैक हो जाते हैं और हमने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, ठीक है, एक मेंटल स्थिति बना दिया। अब एक चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में आर्टिकल 233 में ये चीजें याद रखिएगा, 233 1 और 233 2। ठीक है, 233 1 में है सबऑर्डिनेट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, और 233 2 है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जजों की नियुक्तियां। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, फिर आगे मैटर में आ जाएगा। अब बात आता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ट्रिब्यूनल्स क्या है, तो आप कहेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित जो एक्ट हैं उसके अधीन ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब आप याद रखना कि ट्रिब्यूनल और सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक अंतर तो आपने जाना। दूसरा अंतर यह है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में आने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी है कि आप लीगल एक्सपर्ट हों, कानून के विशेषज्ञ हों। लेकिन ट्रिब्यूनल में कोई जरूरी नहीं है कि आप कानून जानते हो। मतलब कानून न जानने वाला व्यक्ति भी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष और सदस्य बनता है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा यह क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब अर्ध न्यायिक है। क्लियर है ना। और इसकी कोशिश होती है, ट्रिब्यूनल की कोशिश होती है कि वह समस्या या किसी विवाद का समाधान मध्यस्थता, ठीक है, सुलह समझौते के माध्यम से करे। ठीक है ना, क्लियर। और अब ये भी आप जान लें कि ये न्यायालय है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये बहुत खर्चीला होता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये सस्ते होते हैं और इनके फैसले क्विक होते हैं। क्लियर। और ट्रिब्यूनल केवल फैसले ही नहीं देते। ठीक है ना, ये भी आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। ठीक है, कि ट्रिब्यूनल फैसला देता है वो तो ठीक है, लेकिन फैसले ही नहीं देता, इसके अतिरिक्त और क्या करता है? आप कहेंगे कि सर वह किसी विवाद की जांच भी करता है कि इस विवाद के मूल में कारण क्या है। क्लियर। अब बात आता है कि हम ग्राम न्यायालय को जान लें। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले हमारी आज़ादी के समय ही आ गया था। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा इसे लागू करते करते बहुत दिन हो गया, बहुत लेट कर गए हम। ठीक है, 2008 में राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया था, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी भी दे दिया था, लेकिन यह लागू हुआ कब? आप कहेंगे 2 अक्टूबर 2009 को। आज केवल 10 राज्यों में यह लागू है ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट, और भारत में टोटल जो ग्राम न्यायालय हैं वो 476 है, मतलब 476। ठीक है, ये हैं। क्लियर। अब देखिए ग्राम न्यायालय की अवधारणा क्या है, तो आप कहेंगे कि सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी के आर्टिकल 39A
और 40 ग्राम पंचायत की भावनाओं को लागू करने के लिए लाया गया है। और इनकी भावनाएं क्या हैं? तो आप कहेंगे न्याय सस्ता हो, सुलभ हो और द्वार पर हो। इसी भावनाओं को लाने के लिए, ठीक है, ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, अब एक चीज आप और याद रखिएगा कि ग्राम न्यायालय में कैसे मुकदमे लाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, आप बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। कभी कोई कहता है सिविल लाया जाता है, तो आप यहाँ याद रखिएगा कि इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रकार के मुकदमे लाए जाते हैं। ठीक है, और इस जो ग्राम न्यायालय का आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष या जज होता है, वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है ना, फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। और ये फैसले कैसे देता है? तो आप कहोगे ग्राम न्यायालय सर जो भी फैसले देता है वह सुलह समझौते के माध्यम से देता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है कंज्यूमर कोर्ट्स। क्लियर? तो कंज्यूमर कोर्ट में होता क्या है? जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, कंज्यूमर फोरम बनाए जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस कंज्यूमर कोर्ट में 20 लाख तक के ही मुकदमे सुने जा सकते हैं। मतलब वर्थ वैल्यू उसका कितना होना चाहिए? 20 लाख है। अगर 20 लाख से ऊपर होता है तो स्टेट फोरम में सुना जाता है। ठीक है सॉरी सॉरी ठीक है, अब बात आती है कि हम लोक अदालत की भी बात कर लेते हैं। अब लोक अदालत का मतलब क्या होता है? लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत। ठीक है, और लोगों की अदालत का यह कॉन्सेप्ट लेकर के सबसे पहली बार आए थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीएन भागवती। वर्ष था 1985। राजू सरकार ने इसे क्या दे दिया? मान्यता दे दिया। और कब दिया? 1987 में दिया। और फिर एक संस्था बनकर आई, नालसा। अरे एक्ट बन गया, नालसा, मैं संस्था कह दिया। ठीक है, यह एक एक्ट है, नेशनल लीगल सर्विस एक्ट। क्लियर? ये आता है 1987 में, और इसी के तहत जो है ये लोक अदालतों की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब हमारे सामने बात आती है इनका स्तर क्या है? तो आप कहेंगे कि ये सर सिविल कोर्ट की भांति ये कार्य करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें कैसे मुकदमे सुने जाते हैं, तो आप कह दोगे कि सर, ठीक है सर, जैसे विवाह संबंधी कोई डिस्प्यूट हो उसके मुकदमे सुने जाते हैं। ठीक है, आपकी बीमा और बैंकिंग संबंधी कोई समस्या है उसके मुकदमे सुने जाते हैं। फिर हाउस टैक्स के विवाद सुने जाते हैं। फिर मोबाइल से टेलीफोन जैसे जो समस्याएं आती हैं, बिल इत्यादि का निदान किया जाता है। पेंशन का मैटर आता है, बिजली विभाग से संबंधित जो मैटर होते हैं वो सब कुछ यही सुने जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने आपको ये पूरा का पूरा एक खाका दे दिया है, और ये अगर इस खाके पर जो हमने आपके बीच में एक इंट्रो दिया, यह इंट्रो ही आपको बहुत सहयोग कर जाएगा। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये तो आपने देख लिया है, ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, हाई कोर्टों के निरीक्षण में काम करते हैं ये है, हाई कोर्ट के निरीक्षण में काम नहीं करते क्योंकि यह एग्जीक्यूटिव मैटर है। ठीक है, ये कार्यपालिका के अधीन काम करते। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए आपके बीच में जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित जो विचार हैं इस पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, उस स्टेटमेंट पर कह रहा है विचार करो। तो कह रहा है कि द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट क्या है? तो कह रहा है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हाँ, तो सही बात है, जिले में सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सही है सर। ठीक है, फिर कह रहा है
द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। कह रहा है कि ये जो जजेस होती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज होते हैं, या आप स्पेशली कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, आप डिस्ट्रिक्ट जज की ही बात करिए, ठीक है। अन्य की भी नियुक्तियां ऐसे ही होती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं, स्टेट के गवर्नर करते हैं, ठीक है। लेकिन किसके कंसल्ट के बाद? आप कहेंगे हाई कोर्ट के जस्टिस के सुझाव पर ही करते हैं। क्लियर? फिर कह रहा एक व्यक्ति, अ पर्सन टू बी एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, एक व्यक्ति कब जिला न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होता है? तो कह रहा है बी एन एडवोकेट और प्लीडर ऑफ 7 years, ठीक है। तो कह रहा है कि 7 वर्ष तक, ठीक है, वह वकालत किया हो। क्लियर? 7 वर्ष तक उसे प्लीडर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, या न्यायिक सेवा में कार्य किया होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा कह रहा है व्हेन द सेशन जज अवॉर्ड्स डेथ सेंटेंस, मतलब जब कह रहा है डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज किसी को मृत्यु की सजा देता है, ठीक है, अवॉर्ड क्या कर रहा है? मौत की सजा दे रहा है। तो कह रहा है इट मस्ट बी कन्फर्म्ड, ठीक है, इसे निश्चय ही, ठीक है, कन्फर्म्ड मतलब स्वीकार किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट्स कैरिड आउट। कह रहा है कि जब जिले का सेशन जज किसी को मौत की सजा दे देता है तो वह व्यवहार में तभी लाया जाएगा जब हाई कोर्ट ने भी इसे स्वीकृति दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर ये तो सही है ही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और यह आईएएस की परीक्षा का प्रश्न है और यह 2004 का है। 2004 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिविल सेवा में के प्री एग्जामिनेशन में, ठीक। अब हम आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि ये जो नाम है डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है, इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्लियर? तो देखो जी, क्वेश्चन रिपीट, मतलब 233 तो लिखा ही लिखा था, 232 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 233 से शुरू ही होता है, 231 भी नहीं हो सकता। ये भूल से 233 हो गया, 35 कर लीजिए आप इस, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका आंसर ये है 233, आप इसके आगे, ठीक है, 2 लिख दीजिए, 233 2 लिख देंगे। और यह भी, ठीक है, यह छत्तीसगढ़ पीसेस में यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ठीक है। क्लियर? लेकिन यह टाइप करने में छूट गया मैटर, सॉरी। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार कह रहा है कि द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट के जज है, जिलों के न्यायाधीश, ठीक है। तो जिले के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उसमें कौन शामिल नहीं होता? अभी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता ही है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता ही है, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट होता ही है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता ही है, सेशन जज होता ही है। तो आप देखो ना, ठीक है, कि कौन कौन इसमें हो जाएगा। तो ये देखो, अभी हमने प्रेसिडेंसी ये वाली अभी चर्चा की आपने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट,
ठीक है, एक ही बात। तो ये तो होता ही होता है ना, सेशन जज तो होता ही है, जज ही तो है। फिर कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉलर कॉज एंड कोर्ट। ठीक है, अभी आपने देखा था कि यह है अधीनस्थ न्यायालय का एक क्या है, कोर्ट है ना। तो इसका मतलब इसका भी होता है जज। ठीक है, लेकिन अभी हमने आपको ट्रिब्यूनल की डिफिनीशन दिया था। ठीक है, और वो कहा था कि ट्रिब्यूनल जो होता है, ठीक है, यह न्याय का ही कार्य नहीं करता है, अलबत्त तो इस इन्वेस्टिगेट का भी काम करता है, और ये क्वासी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह नहीं है। और सभी जज हैं, ठीक है, और सभी न्यायाधीश हैं। ठीक है, कहाँ के न्यायाधीश हैं, डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश हैं, लेकिन यह नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने इसकी डिफिनेशन आपके सामने बहुत ही क्लियर किया था। और अगर आपने वहां ध्यान से सुना हुआ, हाँ, आईएएस का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये आईएएस में किस वर्ष का था, ये आप देख लीजिए, 1996 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, कह रहा है कि ये जो चार दिए गए हैं, इनमें से कौन है, ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालयों का एग्जामिन करता है, निरीक्षण करता है। ठीक है, तो क्यों वारंटो तो नहीं करता ना, ठीक है, मैंडमस नहीं करता, ठीक है, सरसरारी करता है। ठीक है, क्या करता है, जब कोई मुकदमा चल रहा होता है और लोअर कोर्ट उसमें कोई भूल करने जा रहा होता है, ठीक है, तो वो करता क्या है, ठीक है, कि कहता है कि मैटर ऊपर भेज दो। इसको हिंदी में कहा ही जाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ऊपर भेज दो, हम उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, ऊपर भेजो, हम उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है ना, तो इसी के तहत, ठीक है, वो करता क्या है, तो आप कहेंगे लोअर कोर्टों पर हाई कोर्ट नियंत्रण करता रहता है, प्रोविजन के माध्यम से भी करता है। ठीक है ना, आगे चलो, फिर वही चीजें लिखा है, उसी चीज को हमने और क्लियर कर दिया है। कह रहा है कि जो सरसरी रिट्स है, रिट, ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, ये रिट दो लोग जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 32 क्या है, आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है सर। ठीक है ना, तो कह रहा है कि और कौन होते हैं, तो चार आपको लिखा था अभी पहले, एक चीज आप उसमें जोड़ दीजिए, प्रोविजन, आपकी पांचों रिट्स आ गई। ठीक है, तो कह रहा है कि सरसरी इज इशूड बाय द अपर कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अपर कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अरे सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट थोड़ा ना कर देगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये कह रहा है इशूड बाय द अपर कोर्ट। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये जारी की जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि टू सबऑर्डिनेट कोर्ट टू ट्रांसफर द फाइल ऑफ स्पेशल केस टू हिम फॉर द रिव्यू। वह अपर कोर्ट निचले कोर्ट को, ठीक है, सरसरी के तहत जो अधिकार मिला है उसका प्रयोग करते हुए कहता है कि तुम अपनी फाइल को हमारे पास भेज दो, ये तुम्हारा राइट्स नहीं है। ठीक है, ये हमारा विषय है, क्लियर। तो ये है सरसरी। ठीक है, इसको आगे हम लोग व्यापकता से पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, अभी हमने आपको लोक अदालत बताया था, तो वही चीज है NLSA, नालसा। ठीक है, तो कह रहा है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के संदर्भ पर निम्नलिखित पे आप विचार करो। तो क्या विचार कर रहा है, कर फर्स्ट पॉइंट, इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस to weaker section of the society
ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो सही तो कह रहा है, ठीक है, क्लियर। कह रहा है कि इसका उद्देश्य है, ठीक है, किसका, नालसा का उद्देश्य है, ठीक है। क्या उद्देश्य है कि भाई जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनका कोई दोहन न कर ले, ठीक है। वे अगर अक्षम हैं, न्यायालय में नहीं आ सकते, ठीक है, तो सर उनको न्यूनतम पैसे में या फ्री में आप उनको लीगल एड दें, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें यहाँ पर उन्होंने लिखा। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हम भारत के नागरिकों को हम क्या करते हैं, समान अवसर, ठीक है, देते हैं, समता का राइट्स देते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी की आर्थिक कमजोरी का, किसी की शारीरिक कमजोरी की, किसी की वृद्धावस्था का कोई कभी दुरुपयोग कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब पहला तो सही है। फिर कह रहा है इट इशू गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। कह रहा है कि ये नालसा, ठीक है, ये क्या करता है, गाइडलाइन देता है। किसको देता है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को देता है, ठीक है। क्या देता है? इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, कि आप क्या करिए, लीगल प्रोग्राम को पूरे देश में लागू करिए। तो सही बात है, ये भी सही है। इसका मतलब आपका आंसर हो गया बोथ ए एंड, मतलब एक और दो, ये दोनों सही है। आप शायद समझ गए होंगे, किसी की गरीबी का कोई मजाक न उड़ा ले, ठीक है, उसका दुरुपयोग न कर ले, किसी की शारीरिक कमजोरी की, किसी की वृद्धावस्था का, ठीक है, कोई दुरुपयोग न कर ले, ठीक है, सबको न्याय पाने का समान अधिकार हो, ठीक है। यह इसी के लिए नालसा बनाई गई है और नालसा के तहत लोक अदालत बनाई गई है। आप थोड़ा सा व्यापकता देने के लिए आप 39A पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। फिर ये कह रहा कि भाई ये तो सभी लोगों को, इस जो लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको निर्देशित करता है, क्लियर। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू इन द रेफरेंस टू द लोक अदालत। कह रहा है कि लोक अदालत के संदर्भ में, ठीक है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें कौन सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसमें पूछ रहा है कि कौन, ठीक है, इज ट्रू, सही है। पहला दे रहा है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोक अदालत इज बिफोर द फिलिंग द सूट, नॉट इन द केस दोज आर पेंडिंग इन द कोर्ट। गलत है, ठीक है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि लोक अदालत कैन डिसाइड द मैटर्स ओनली दोज विच आर ऑफ सिविल नेचर नॉट द क्रिमिनल वन, ठीक है। तो यह बात तो सही है भाई, ठीक है, कि लोक अदालत कैन डिसाइड, ठीक है, लोक अदालत डिसाइड करता है। किस मैटर को डिसाइड करता है? तो आप कहेंगे कि सर जो सिविल मैटर के हैं, मतलब ये क्रिमिनल मुकदमे को वह नहीं सुनता, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका सही है, यही सही है। फिर कह रहा है इन ईच लोक अदालत ओनली, नहीं ये सब गलत है। आगे चलिए, कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोक अदालत के संदर्भ में, ठीक है, नीचे लिखे गए विचारों पर, नीचे लिखे गए जो सूचनाएं हैं उस पर आपको विचार करने को कह रहा है। कह रहा है कि एन अवार्ड मेड बाई लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है। आप जो लोक अदालत हैं इसके विरुद्ध आप अन्य जगहों पे मुकदमे नहीं कर सकते, ठीक, सही है।
अभी मैंने आपको बताया था। फिर कह रहा है कि मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट और नॉट कवर्ड अंडर लोक अदालत। हमने जब लोक अदालत की बात किया था, अभी जब लेक्चर बता रहा था, तो मैंने आपसे क्या कहा था? पहला ही पॉइंट कहा था, विवाह संबंधी विवाद का मुकदमा या डिस्प्यूट इसके अंदर किया जाता है। और ये कह रहा है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये गलत है ना, ये सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ये सिविल 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में क्या सही है? तो कह रहा है एज पर द एक्ट, कानून के अनुसार ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। तो जो हमने आपको लेक्चर दिया था, तो वहां क्या कहा था? गांव में द्वार पर लोगों के डिस्प्यूट को खत्म करना। और ये डिस्प्यूट कैसा होगा? चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल हो, उसके विवाद को खत्म करना। ठीक है ना? लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं सर, ये सिविल नॉट क्रिमिनल केस का नहीं सुनता, गलत बोल रहा है। तो इसका मतलब ये गलत है। करा द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविटी एज मीडिएटर रिकाउंसलेटर। ठीक है, हाँ ठीक है, आप याद रखिएगा, लोक अदालतों में न्यायाधीश के अतिरिक्त 2 सोशल वर्कर भी होते हैं। ठीक है, सामाजिक जो एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग भी होते हैं। इसका मतलब ये वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 ओनली हो गया। और ये आईएएस 2016 का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट पर विचार करो। क्या द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो 1985 में बना है, और 1985 में हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, माननीय राजीव गांधी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं थे 85 में। आप वो तो आप जानते हैं, ताशकंद में ही इनकी डेथ हो गई थी। फिर आप ये देखिए, सेकंड, द मेंबर्स ऑफ कैट और ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। ठीक है, कह रहा है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है ना, तो जो केंद्रीय अधिकारी होते हैं, उनके जो विवाद होते हैं, उनके विवाद इसी में सुने जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द मेंबर ऑफ कैट में जुडिशियल भी होते हैं और नॉन जुडिशियल भी होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते हैं। सही कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। तो आंसर आपका क्या हो गया? केवल 2 हो गया, ये वाला हो गया। ठीक, आइए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। ठीक है, कंज्यूमर जो विवाद है उसका निपटारा। ठीक है, निदान, निपटारा, रिड्रेसल। ठीक है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर के मुकदमे का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? फिर कह रहा है फर्स्ट विकल्प, स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। मतलब कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश, स्थापित कर सकती है क्या, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम को एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा वो डिस्ट्रिक्ट फोरम को
स्थापित कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। फिर कह रहा है इट डीम्स फिट, यदि वह उचित मानती है। बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। यदि स्टेट गवर्नमेंट को उचित लगता है तो वह एक जिले में एक से ज्यादा, ठीक है, क्या कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट फोरम की स्थापना कर सकती है। फिर कह रहा है वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है, शैल बी अ वुमेन। हाँ, एक औरत उसमें मेंबर के रूप में होना चाहिए, ठीक है, सही बोल रहा है। इसका मतलब ए भी सही है। फिर कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट फोरम इंटरटेन्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट एक्सीड। नहीं, गलत है, ठीक है। 20 लाख तक के ही मुकदमे सुने जा सकते हैं। इससे 20 लाख से ऊपर का मुकदमा जो है या विवाद जो है वो स्टेट फोरम में सुना जाता है। क्लियर? तो ये गलत है आपका, ठीक है, क्लियर। फिर ये है कि गुड सोल्ड मतलब विक्रेता के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कार्य करेगी। अगला कह रहा है कि इसे मिलाओ, मिलान करो। कह रहा है मैच एक को मैच लिस्ट एक को लिस्ट दो से मिलाओ, और कह रहा है कि चुन लो करेक्ट आंसर को, ठीक है, फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, जो नीचे कोड दिए गए हैं उससे चुनो। तो लिस्ट एक में क्या दिया है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट दिया गया है, ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवाद दिए गए हैं। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट इन्वॉल्व, ठीक है, कह रहा है कि एक तरफ ये राज्य दिए गए हैं, ठीक है, इंटर स्टेट मतलब इंटर स्टेट डिस्प्यूट मतलब अंतरराज्यीय झगड़े, एक से ज्यादा राज्यों के बीच जो झगड़े हैं, ठीक है, उसको बताया जा रहा है किस विषय पर है। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट इन्वॉल्व, इसमें कुल कितने राज्य, इन झगड़ों में कितने राज्य इन्वॉल्व हैं। तो कह रहा है ये महादायी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो महादायी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है ना, ये 3 राज्यों के बीच में है। महादायी रिवर का जो विवाद चलता है वह 3 है, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। और कह रहा है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये किसने है? ये ही सबसे ज्यादा 5 राज्यों के बीच में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। फिर कह रहा है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, यह है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में है, 4 राज्यों के बीच में है। फिर कह रहा है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये 2 राज्यों के बीच में है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। इसका मतलब सभी मिले हुए हैं, ये मैंने आपको इजी कर दिया है, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपके बीच में, ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए वर्क कर रहा हूं, तो जो मैं पहला लेक्चर देता हूं आप उसी लेक्चर को ध्यान से सुन लें। वह लेक्चर, ठीक है, जो भी बताया गया उसके अंदर सारे क्वेश्चन निहित हो जाएंगे, ठीक है। और अब इसमें देखिए, अभी हमने आपसे कहा था ना कि डील विथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, भारत के संविधान में वह कौन सा भाग है जिसमें क्या लिखा गया है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को बताया गया। तो बताया था हमने, यहां लिखा था 6, ठीक है ना। तो 6 यहां आपका है, ये है, ठीक। आगे चलिए, अब द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू
सबऑर्डिनेट कोर्ट इज मेड बाई, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने आपको बताया था गवर्नर करते हैं, ठीक है, क्लियर? आगे चलिए। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स, ठीक है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक जिले में, ठीक है, का जो कोर्ट होता है उसमें किसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर देखो, असिस्टेंट सेशन जज भी होता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज में ही है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये सब आते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, ये सभी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शामिल होते हैं, ठीक है ना? इस तरह है कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इज एक्सरसाइज्ड बाई, ठीक है, हमने आपसे कहा था जिस राज्य की हाई कोर्ट होगी वह हाई कोर्ट, ठीक है, उस राज्य के समस्त जिले के जिला न्यायालयों को, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, एग्जामिन करते हैं। और हमने आपको बताया था किसके द्वारा? तो सरसरारी के द्वारा ही करते हैं, तो हाई कोर्ट, ठीक। आगे फिर कह रहा है कि कंज्यूमर कोर्ट्स आर सेटअप इन अ, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट्स कितने टीयर्स में स्थापित होता है? तो आप याद रखिएगा वो भी 3 टीयर्स में ही होता है, 3 टीयर्स में होता है। आगे द रिटायरमेंट एज, अभी मैंने आपको बताया था, शुरू में बता दिया था कि इनकी नियुक्ति, अरे सॉरी, इनके रिटायरमेंट के बारे में हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 65, हाई कोर्ट 62 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 60, ठीक। कह रहा है कि द जुरिस्डिक्शन एरिया ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इज, कह रहा है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, उसका जो निर्णय है वो कहाँ तक लागू होगा? अरे भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट है तो संपूर्ण देश में लागू होगा, ठीक है, तो यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही लागू होगा, ठीक है। फिर कह रहा द पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंसी ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट इज ए कन्फर्म बाय विच आर्टिकल, मतलब किस आर्टिकल के द्वारा, ठीक है, हाई कोर्ट को अधीनस्थ कोर्टों को एग्जामिन करने या कंट्रोल करने या नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो आप कहोगे कि सर आर्टिकल 227 के तहत। फिर कह रहा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय इज मेंशन्ड अंडर विच एक्ट, ठीक है, ग्राम न्यायालयों के स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में है? क्लियर? तो अभी तो मैंने आपसे कहा था, ठीक है, स्टेटमेंट मेरा था, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले भी हमारे नायकों ने, ठीक है, गांव में न्यायालय की स्थापना की बात सोची थी, ठीक है। आर्टिकल 40, ठीक है, में पंचायती राज की जो संकल्पना है वो गांधीयन मॉडल है, ठीक है, और गांधीयन जो मॉडल है उसमें मतलब न्याय की अवधारणा थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि ग्राम अवधारणा को लागू करने का पहला कॉन्सेप्ट 2000 में लेकर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन इसे कार्य रूप में कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह ने, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसे इम्पोज किया है भारत के लिए। फिर मैंने आपको सब बताया था 476, ठीक है, तो हमने 10 स्टेट में है, तो इसका आंसर ये है। अब हम और आगे चलेंगे। कह रहा है कि विच आर्टिकल एम्पावर द हाई कोर्ट टू विथड्रॉ अ केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब
कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को ये राइट्स देता है कि वह लोअर कोर्टों में चल रहे मुकदमे को वापस ले सकता है, मंगा सकता है, विथड्रॉ कर सकता है? तो आप कहोगे कि सर आर्टिकल 228। ठीक, कह रहा है कि द सबऑर्डिनेट कोर्स आर बाउंड बाय द प्रेसिडेंट्स एंड डिसीजन ऑफ। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वह, ठीक है, किसके मिसाल, निर्णय, फैसलों से बाधित है। प्रेसिडेंट मतलब मिसाल है, नजीर है, ठीक है, जो उनके फैसले हुए उनसे बाधित है। ठीक है, तो कह रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों का मानने के लिए विवश होगा। तो आप इसका आंसर कर देंगे सी, मतलब लोअर कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जो प्रेसिडेंट्स दिए गए हैं, जो मिसाल दी गई है, जो फैसले दिए गए हैं, जो नजीर दी गई है, उसको मानने के लिए विवश है। ठीक है, कह रहा है कि विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। शुरू में ही हमने बता दिया था आपको। ठीक है, कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कौन सा एक आर्टिकल है जो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एग्जैक्टली यह 234 है। ठीक, और इसी के साथ हमने ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का मैटर, ठीक है, पूरा दे दिया है। ठीक है, संभव है, ठीक है, ये मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास है, ठीक है, अति विश्वास तो नहीं है, ठीक है, लेकिन विश्वास है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू, गुड डे।